Assalamu alaikum students. Today's lecture is lecture number 5. Today we will discuss lecture number 5 of week 5. In today's lecture we will discuss cyber law and intellectual property law. इससे पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, एम्बेजलमेंट क्या है, डेटा सबोटॉज क्या है, इंफॉर्मेशन थेफ्ट क्या है, हैकिंग क्या है, क्रैकिंग क्या है, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड लॉ, हाउ टू रजिस्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट इज प्लेजरिज्म, व्हाट इज साइबर लॉ, इंटरनेशनल साइबर लॉज इन पाकिस्तान एंड पनिशमेंट फॉर कमिटिंग साइबर लॉ। So let's discuss it one by one. बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में जब आप प्रिपरेशन करें तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। बार बार वीडियोस देखिए, बार बार लेक्चर को देखिए ताकि कोई पॉइंट क्लास में अगर मिस हो गया हो तो वो वीडियो देखकर आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपका रिसर्च पेपर आ सकता है, आपकी ब्लॉक डायग्राम आ सकती है, आपका एल्गोरिथम आ सकता है, आपका पेटेंट आ सकता है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका ताल्लुक आपके इंटेलेक्ट से हो, आपके ब्रेन से हो, आपकी लॉजिक से हो, वो सारी चीज़ें आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती हैं। Now, intellectual property and intellectual property rights are often the most valuable assets owned by any organization or company or institution. The following must be safe and protected. All the information stored on computers and electronic devices, all of the paperwork and documentation such as computer programs, user manuals and information on the web. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो राइट्स हैं वो नॉर्मली जो है वो किसी भी कंपनी में एक वैल्यूएबल एसेट समझे जाते हैं, और यही वजह है कि कंपनीज जो हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो रजिस्टर ज़रूर करवाती हैं ताकि उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सेफ एंड सिक्योर हो जाए, प्रोटेक्टेड हो जाए, कोई उसको मिस यूज़ ना कर सके। राइट नाउ, अब वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी पेपर वर्क में भी हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन पर हो सकती है, मैनुअल की शक्ल में हो सकती है, प्रोग्राम की शक्ल में हो सकती है, कंप्यूटर की फॉर्म में हो सकती है, सॉफ्ट कॉपी में हो सकती है, हार्ड कॉपी में हो सकती है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। राइट, लेट्स मूव ऑन। नाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की राइट्स की अगर बात की जाए, अनऑथराइज यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शुड बी स्टॉप्ड बाय लॉ एंड डैमेजेस शुड बी रिकवर्ड। The law is constantly changing with the technological advance. For that, GAD is introduced by 23 founding members. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) covers the intellectual property rights. It is the only multilateral legally binding. Now, GATT is legal agreement between companies and countries and covers 90% of trade, but still some countries are still not a part. So, क्या बात समझ में आई स्टूडेंट्स? अनऑथोराइज यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शुड बी स्टॉप्ड बाय लॉ। अनऑथराइज यूज या इलीगल यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लॉ के जरिए रोका जाता है ताकि उनके डैमेजेस को रिकवर किया जाए या मिनिमाइज किया जाए। राइट, इस सिलसिले में 23 फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्होंने एक लॉ बनाया है और ये लॉ मुसलसल चेंज हो रहा है।
आखिरी जो अमेंडमेंट की जाती है किसी भी लॉ में, वो वही अमेंडमेंट जो होती है वो प्रिवेल करती है, राइट। 23 फाउंडिंग मेंबर्स हैं गैट के। गैट स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कवर्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को फॉलो करता है। जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रेड करते हैं या फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को, उन ट्रेड को मैनेज करने के लिए गैट इज़ द लीगल बाइंडिंग। गॉट इट। नाउ दो मुल्कों के दरमियान कोई भी कंपनी ट्रेड करे, कोई इदारा ट्रेड करे, सो 90% ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं वो इस एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जो इसका हिस्सा नहीं हैं, वहाँ पे फिर दूसरे जो है वो लीगल एग्रीमेंट्स जो हैं वो लीगल बाइंडिंग्स हैं। लेकिन 90% ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे गैट की रिकॉग्निशन है और गैट को एज ए लीगल बाइंडिंग ऑफिशियल सतह पर समझा जाता है, राइट। लेट्स मूव ऑन। दस गैट कवर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या गैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कवर करता है? The General Agreement on Tariff and Trade (GATT) is a legal agreement between many countries whose overall purpose is to promote international trade by reducing or eliminating trade barriers such as tariff or quotas. As I said कि गैट क्या है, एक लीगल एग्रीमेंट है दो मुल्कों के दरमियान ट्रेड करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए, जिसका ओवरऑल मकसद क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड को फ़रोग देना और उसमें किसी भी किस्म के जो बैरियर्स हैं, जो कि लीगल लूप होल्स हैं, जो टैरिफ्स के बैरियर्स हैं, उसको ओवरकम करना और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन करना दो मुल्कों के दरमियान, ताकि आपकी ट्रेड जो है, आपकी ट्रांजैक्शन जो है, आपका आपका बिजनेस जो है वो एक स्मूथली रन कर सके एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत, राइट। नाउ इस सिलसिले में इंटरनेशनल लॉ जो है, इट इंक्लूड्स आर्टिकल्स एक्स एक्स डी ऑफ गैट 1947, नाउ आर्टिकल एक्स एक्स डी ऑफ गैट 1994 स्पेसिफिकली रेफर टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें स्टूडेंट्स, दो तरह के लॉ होते हैं। एक वो लॉ जो कि आपके मुल्क में नाफिज होता है, और दूसरा वो जो कि इंटरनेशनली जो है वो ट्रेड करने के लिए लॉ जो होता है वो दरकार होता है। सो इंटरनेशनल लॉ की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनली एज आई सेड के आर्टिकल डबल एक्स डी है ऑफ गैट 1947 और डबल एक्स डी ऑफ गैट 1994 है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मॉनिटर करता है। वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, सो इन पाकिस्तान द कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962, as you can see that in the second last line, in Pakistan the copyright ordinance 1962, the patent ordinance 2000 and the trademark ordinance 2001 cover GATT. ये तीन एग्रीमेंट ऐसे हैं पाकिस्तान में, ये तीन ऑर्डिनेंसेस जो हैं, सॉरी, ये तीन ऑर्डिनेंसेस ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में गैट के दायरा कार में आते हैं, और इन तीन ऑर्डिनेंसेस के तहत पाकिस्तान में जब ट्रेड की जाती है किसी दूसरे मुल्क से, तो इन तीन ऑर्डिनेंस को मद्देनज़र रखते हुए की जाती है, राइट। सो बीइंग अ स्टार्टअप, बीइंग अ कंपनी होल्डर, आपको इन तीनों ऑर्डिनेंसेस का मालूम होना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्लॉजेस हैं, इसमें क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसको डिटेल स्टडी आपको करनी चाहिए अगर आप पाकिस्तान में रहकर अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाते हो या फिर आप पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में ट्रेड करते हो, राइट। नाउ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि गैट जो कवर्स करता है वो क्या क्या चीज़ें कवर करता है, राइट। नाउ गैट कवर्स नॉट ओनली कवर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बट इट आल्सो कवर्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, एज यू कैन सी दैट इन द फर्स्ट लाइन. First of all, confidential information which is not a public property and should not be shown to public. ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है और उसको पब्लिकली शो नहीं किया जा सकता, ऑब्वियसली वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है. नाउ एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है आपकी, पासवर्ड ऑफ योर ईमेल अकाउंट, ट्रेड सीक्रेट हो सकता है,
सेंसिटिव गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, any or all of which a computer scientist handles in his or her work. Example: algorithm, computer programs, workflow diagram, data flow diagrams, and relationship diagrams, research paper, book, etc., etc., etc. All or any information to protect against unauthorized use or access. Non-confidential information can be used by anybody. So obviously जो नॉन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड एन ओपन सोर्स, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली गेट में हम उस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करवाते हैं जो कि हमने कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, राइट। सो उस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करवाने के लिए हम गेट का एग्रीमेंट साइन करते हैं, राइट। मूव ऑन। प्लेजरिज्म क्या है? If you take someone else's work or ideas and passing them to others, showing that it is your own work, it is called plagiarism. आप किसी शख्स का आइडिया लेते हैं, किसी शख्स का कोई मटेरियल यूज़ करते हैं, किसी बुक का कोई रेफरेंस देते हैं, कोई पेटेंट आपने साइट किया, कोई रिसर्च पेपर का कोई मटेरियल आपने साइट किया, यूज़ किया, तो उसको साइट ज़रूर कीजिए, उसका रेफरेंस ज़रूर दीजिए। अगर आप उसका रेफरेंस नहीं देंगे तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्लेजरिज्म, राइट। All of the following are considered plagiarism: claiming someone else work as your own, किसी और का काम क्लेम करना कि ये आपका काम है। Copying words or ideas from someone else without giving credit or reference, किसी का आइडिया या किसी का काम जो है वो अपने नाम से रिप्रेजेंट करना, साइट किए बगैर, रेफरेंस दिए बगैर, ये क्या कहलाता है? प्लेजरिज्म कहलाता है, जो कि अनएथिकल है। तमाम स्टूडेंट्स को मैं जो है वो क्लियरली आगाह करना चाहता हूँ कि यकीनन आप बीएस के बाद एमएस भी करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप एमएस का थीसिस लिखिए, पीएचडी का थीसिस लिखिए, कोई भी चीज़ आप किसी की यूज़ कीजिए किसी रिसर्च पेपर से, तो उसको साइट ज़रूर करें, उसका रेफरेंस ज़रूर दें। अदरवाइज़ फिर आप आजकल चूँकि आप जानते हैं कि टर्निटिन के ज़रिए ईज़िली जो है वो एक ग्लोबल डेटाबेसेस से आप जो है वो डेटाबेस से आप किसी का भी काम जो है वो उसका प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं, और ऑफिशियली 19% प्लेजरिज्म अलाउ है। और अगर आपका पेपर, आपका थीसिस 19% से ज़्यादा है तो ना सिर्फ आप ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे, आपका थीसिस रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बल्कि हो सकता है कि आपको पिनलाइज भी किया जाए। तो एज आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर कि शो कॉज तक, पिनलाइज तक बात नहीं आनी चाहिए। जैसा कि हमने एसीएम और आई के कोड ऑफ एथिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा कि आपको इथिकली, मोरली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जो है वो शो कॉज का या किसी सज़ा का इंतज़ार ना करें कि आपको फ़ाइन हो, आपको ब्लैक लिस्ट किया जाए। आपको इथिकली जो है वो मोरली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी का भी काम इस्तेमाल करें तो उसको साइट ज़रूर करें, उसका रेफरेंस ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज़ वो प्लेजरिज्म के ज़ुमरे में आता है, ठीक है। इवन देन अगर आप साइट करते हैं और रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं, इवन देन 19% से ज़्यादा मटेरियल आप किसी और का यूज़ नहीं कर सकते। 81% या उससे ज़्यादा मटेरियल जो है वो आपका अपना होना चाहिए। गॉट इट? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम स्टूडेंट्स हम लेक्चर 4 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ। इट इज़ अ क्राइम इन्वॉल्विंग अ कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क. The computer may have been used in committing the crime or it may be the target. Cybercrime में harm computer hardware, software, data और finances. Types include fraud, embezzlement, software information sabotage, information data theft, hacking, cracking, digital forgery. ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रॉड क्या है, embezzlement क्या है, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सबोटॉज क्या है, इंफॉर्मेशन डाटा थेफ्ट क्या है, हैकिंग क्या है, क्रैकिंग क्या है, डिजिटल फॉर्जरी क्या है। इसलिए हम थोड़ा सा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ये जस्ट जो है वो रिमाइंड करवाने के लिए, रिवाइज करवाने के लिए साइबर क्राइम को हमने डिस्कस किया है, राइट। शॉर्टेस्ट वर्ड में, सिंपलेस्ट वर्ड्स में, साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क एज ए टूल इस्तेमाल हो, या आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन, आजकल के दौर में चूंकि एंड्रॉयड और आईफोन का दौर है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो साइबर क्राइम में आती हैं। नाउ साइबर लॉ। अब साइबर क्राइम अगर
कमिट होता है, साइबर क्राइम अगर जो है वो कोई परफॉर्म करता है, कोई कमिट करता है, कोई कोई मुर्तकिब होता है साइबर क्राइम करने का, तो हमें ऐसे कौन से लॉज हैं हमें मालूम होना चाहिए कि किस लॉ के तहत हम उसको ग्रिल कर सकते हैं, हम उसको काउंटर कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. It is the area of law that deals with all types of cyber crimes which are through the internet. Now, cyber law is used to prevent or reduce all types of cyber crimes, including unauthorized information access to computers and cell phones, privacy, communication, including emails, intellectual property, websites, software, hardware, data, databases, and storage devices. The cyber laws vary worldwide from country to country. The punishment include fines and imprisonment. जैसा कि डेफिनेशन बताती है हमें, लिटरेचर बताता है कि साइबर क्राइम को काउंटर करने के लिए हमारे पास जो लॉज अवेलेबल हैं उसको हम साइबर लॉज कहते हैं. और साइबर लॉ का मकसद ये होता है कि साइबर क्राइम से बचा कैसे जाए, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम साइबर क्राइम, हाउ टू रिड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, जिसमें डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, एम्बेजलमेंट आ सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ब्रीच आ सकती है, ठीक है, वेबसाइट्स को हैक करना, क्रैक करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ साइबर क्राइम जो है वो वेरी करते हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, और उनकी पनिशमेंट भी जो है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है. सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. We are studying in Pakistan, and we live in Pakistan. So, specifically, I want to focus on the cyber law in Pakistan. The government of Pakistan has established the National Response Center for Cybercrime, which is called NR3C. NR3C stands for National Response Center for Cybercrime, under the administrative control of Federal Investigative Agency FIA, to investigate the cybercrimes, trace the criminals, and use their efforts to stop misuse of the इंटरनेट. क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये है कि अगर आप साइबर क्राइम देख रहे हो कमिट हो रहा है, तो उसकी कंप्लेन आप NR3C में कर सकते हो, जो कि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है. राइट नाउ हियर इज द लिंक ऑफ NR3C. ये NR3C का लिंक है, इसमें आप जाकर साइबर क्राइम की कंप्लेन डायरेक्टली कर सकते हैं. पनिशमेंट क्या है साइबर क्राइम की? Spreading false information about an individual up to 3 years in prison or up to 1 million in fine or both. 3 साल के लिए आपको जेल भेजा जा सकता है, 3 साल के लिए यू शुड बी सेंट टू प्रिजन, या आपको 1 मिलियन की सजा हो सकती है, या फिर दोनों, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ साइबर क्राइम वन इज कमिटिंग. If someone intentionally and publicly displays any information through any information system which he or she knows to be false, and by which he or she intimidates or harms the reputation or privacy of a natural person. अगर कोई शख्स deliberately, intentionally, purposely किसी की इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन को सबोटॉज करता है, और किसी के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड करता है, जो कि किसी की शख्सियत के लिए, किसी के कारोबार के लिए हार्मफुल हो सकती है, किसी को डीफेम करने के लिए कोई मलिशियस कंटेंट डिस्प्ले करता है, तो ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम में आ सकती हैं, और आप इनको NR3C में, जो कि FIA के दायरा कार में आता है, जाकर कंप्लेन कर सकते हो. राइट नाउ साइबर क्राइम थ्रू सोशल मीडिया. साइबर क्राइम जो है वो सोशल मीडिया में जो है वो नॉर्मल है आजकल, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का, लिंक्डइन का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, ट्विच का, इंस्टाग्राम का. सो साइबर क्राइम जो है वो रोज़मर्रा की बुनियादों पर हो रहा है. पाकिस्तानी एक रिसर्चर है, राफे बलोच इज़ अ पाकिस्तानी सिक्योरिटी रिसर्चर, वर्कड ऑन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नोन फॉर एथिकल हैकर, जिसने जो है वो काफ़ी काम किया है. ही इज़ अ एथिकल हैकर. एथिकल हैकर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वो हैकर होते हैं जो अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को हैकिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके घर में कहाँ कहाँ से चोरी हो सकती है, तो इसका मतलब कि यकीनन आपके घर में
चोरी होने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। जब व्हेन यू नो कि लूप होल्स क्या है, सो ऑब्वियसली यू विल बी ट्राइंग टू ओवरकम दोज लूप होल्स। तो इथिकल हैकर्स जो होते हैं वो हैकर्स होते हैं जो अपनी नॉलेज को अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लूप होल्स को कवर करने के लिए। सो राफी बलोच इज़ अ पाकिस्तानी सिक्योरिटी रिसर्चर passing out from I think Bahria University if I am not wrong. सो इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। वो इथिकल हैकिंग पे उसने काफ़ी काम किया है और सोशल मीडिया पर आजकल ये नॉर्मल है इथिकल हैकिंग। Since social media is also used through internet, a lot of crimes are taking place on Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, Rumble, etc. etc. Right? So किसी भी किस्म का अगर आपके साथ कोई भी ऐसा जो है वो सोशल मीडिया पर क्राइम अगर कमिट होता है तो आप उसकी कंप्लेन जो है वो एज आई सेट के NR3C में कर सकते हो। सम ऑफ द कॉमन साइबर क्राइम थ्रू सोशल मीडिया आर, कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं जिसमें कि फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट्स हैं, इसको कि हम फिशिंग अटैक्स भी कह सकते हैं, स्टीलिंग यूजर नेम और पासवर्ड, फाइनेंशियल डिटेल्स एक्सेट्रा। आइडेंटिटी थेफ्ट भी कह सकते हैं जिसको हमें स्टीलिंग समवन इंफॉर्मेशन, यूज इट फॉर मिलिशियस पर्पस, फेक न्यूज अबाउट इंडिविजुअल और ग्रुप और प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बाज लोग किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को डीफेम करने के लिए फेक न्यूज़ जो है वो सेंड करते हैं, तो आप उसकी ना सिर्फ साइबर क्राइम में कंप्लेन कर सकते हैं साइबर क्राइम सेल में, बल्कि अगर आप समझते हो कि उस न्यूज़ फेक न्यूज़ फैलाने से आपकी बिजनेस की साख पे असर पड़ा है, तो फिर आप उसको जो है वो हर्जाने का दावा भी कर सकते हैं। आप अगर समझते हैं कि उससे माली तौर पर आपको नुकसान हुआ है तो आप कोर्ट में उसको हर्जाने का दावा भी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कैम्स फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट्स में आता है। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, साइबर बुलिंग, किसी को बदनाम करना, मलेशियस कंटेंट डालना, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ साइबर क्राइम थ्रू सोशल मीडिया। नाउ साइबर लॉज इन द वर्ल्ड, साइबर लॉ हमने पाकिस्तान में तो डिस्कस कर लिया। अब दुनिया जहान में साइबर लॉज जो हैं वो किस किस तरह से वर्क कर रहे हैं और क्या क्या उनको कहा जाता है। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो साइबर लॉ है दैट इज कॉल्ड द फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट, FTCA। इस लॉ के तहत साइबर क्राइम को मैनेज किया जाता है। अगर मैं आयरलैंड की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्ट, ECA। उसी तरह अगर मैं यूके, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट, जिसको शॉर्ट में ETA कहा जाता है। उसके बाद हांगकांग की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस, ETO। इंडिया की बात करूं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ITA। एंड बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ड्राफ्ट, ICTAD, जिसको कि बांग्लादेश में साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट एक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और डिफरेंट मुल्कों में इसकी पनिशमेंट और इसकी सज़ा जो है वो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, राइट। नाउ साइबर लॉज इन पाकिस्तान, इससे पहले हमने डिस्कस किया कि साइबर लॉ की पनिशमेंट क्या क्या हो सकती है। नाउ किस किस यानी कि ऑर्डिनेंस के तहत आपने कंप्लेन करनी है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आपको मालूम होना चाहिए, और कहीं भी अगर आप कंप्लेन करके ऑर्डिनेंस मेंशन करेंगे सो इट विल क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव इम्प्रेशन इन द रिसीवर्स माइंड कि ये शख्स जो है वो कानून की आगाही रखता है, और यकीनन वो फिर आपकी कंप्लेन को सीरियस लेगा, क्योंकि उसको मालूम होगा कि ये शख्स कानून की आगाही रखता है और अगर मैं इसकी कंप्लेन को सीरियस नहीं लूँगा तो मुझे जो है वो उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट लॉज इन पाकिस्तान। These laws not only deal with crime of internet, also deal with all dimensions related to computer and networks.
Now, two of them are most known. They are Electronic Transaction Ordinance 2002 and Electronic Cybercrime Bill 2007. ये दो ऑर्डिनेंसेस हैं जो कि डायरेक्टली पाकिस्तान में साइबर लॉस को मॉनिटर करते हैं और इन लॉस के तहत आप किसी भी साइबर क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एनआरटीसी में कंप्लेन कर सकते हो। सो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। कोई भी इशू हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर अपने कमेंट का जवाब दूं, हर स्टूडेंट की क्यूरी का जवाब दूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपका फ़ायदा हो और पाकिस्तान में जो लोग कानून की आगाही नहीं रखते हैं उनका फ़ायदा हो, उनको पता चले साइबर क्राइम क्या होता है, कंप्लेन कहाँ करनी है। ठीक है। सो एट द एंड आई कंक्लूड माई लेक्चर्स। अस्सलाम वालेकुम।